हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री में टारगेट 2021 को आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे। एल्किल हैलाइड के चैप्टर में ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले इसके 5 लेक्चर्स आ चुके हैं। आप उनको फटाफट देखकर रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको इन लेक्चर्स को आगे प्रोसीड करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, हम 2021 बोर्ड्स के लिए इन लेक्चर्स को आपके लिए बना रहे हैं। तो अगर आप कोई वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ इनको अपने दोस्तों के साथ या जिनको जो भी आपके जान पहचान में क्लास 12 से बिलोंग करता है उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये हेल्पफुल वीडियोस लगते हैं तो अपने क्लास 12 के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको भी शेयर करने के लिए कहें। चलिए, तो आज हम एल्किल हैलाइड में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किल हैलाइड को स्टडी करेंगे। देखिए, इससे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। आज हमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड के बारे में समझना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है आप एल्किल हैलाइड से और कौन कौन से कंपाउंड्स पा सकते हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स जनरेट कर सकते हैं। खैर, ये कोई प्रॉपर मीनिंग तो नहीं है केमिकल प्रॉपर्टी का, लेकिन अभी आप जल्दबाजी में इतना अच्छे से समझ लें कि केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है एल्किल हैलाइड से हम और क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं और कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एल्किल हैलाइड से जनरेट किए जा सकते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किल हैलाइड में आपको एक चीज़ यहाँ पर सबसे पहले लिखना है। द एल्किल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, एल्किल हैलाइड पहली बात तो एक हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या ये कुछ स्पेशल बात है? बिल्कुल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। कुछ ही ऐसे मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनिक फैमिली के जो लोग रिएक्शन करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनमें से एक आपका एल्किल हैलाइड भी है जिसे रिएक्शंस करना पसंद है, यानी कि ये दूसरे लोगों से रिएक्शन कर कर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने में इच्छा रखता है या इसकी मर्जी होती है। बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास भी होता है रिएक्टिविटी, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि एल्किल हैलाइड के पास है। और भी कुछ फैमिलीज होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं, लेकिन हाँ, आपका एल्किल हैलाइड हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड के फैमिली में आता है, यानी कि इसे रिएक्शंस करना पसंद है। अब इसके रीज़न क्या है? ठीक, रीज़न बिहाइंड दिस इज, इसके पीछे दो मेन रीज़न बताए जाते हैं। सबसे पहला समझिएगा, द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड इन एल्किल हैलाइड। तो पहला रीज़न ये बताया जाता है कि एल्किल हैलाइड्स में पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिस वजह से ये इतना हाईली रिएक्टिव होता है। पोलर बॉन्ड क्या होता है? तो देखिए, एल्किल हैलाइड का आपको जनरल फार्मूला पढ़ाया गया है, R सिंगल बॉन्ड X, जहाँ पर R की जगह पर आप कोई एल्किल ग्रुप रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने CH3 रख दिया, और X के जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी आ सकता है। अगर आप इसको थोड़ा एक्सपांड कर लें तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, CH H और H सिंगल बॉन्ड X। ठीक, तो देखिए, ये जो C सिंगल बॉन्ड X वाला बॉन्ड है ये एक पोलर बॉन्ड होता है। पोलैरिटी कैसे चेक की जाती है? तो इसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से चेक कर सकते हैं। जिस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो बॉन्ड पेयर को दूसरी तरफ ढकेलता है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को दो इलेक्ट्रॉन्स ने बनाया होगा। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा और एक होगा आपके हैलोजन मॉलिक्यूल का, X का। ठीक, तो अब हमें तय करना है कि इनमें कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो आपने क्लास 11th में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर पढ़ा हो तो हैलोजन्स कार्बन के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी कि इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ कौन खींच पाएगा? हैलोजन का मॉलिक्यूल। जब ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ शिफ्ट करता है, तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है वो मिलता है CH H सिंगल बॉन्ड H और X। ठीक, और ये बॉन्ड पेयर मिडल से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है इस X की तरफ, यानी कि बॉन्ड पेयर इस तरफ आ गया है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी X की तरफ थोड़ी ज़्यादा हो गई है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, पक्की बात है, वहाँ पर पॉजिटिविटी ज़्यादा आ जाएगी,
यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये सिंबल पार्शियल चार्ज को दिखाते हैं, मतलब अभी चार्ज पूरी तरीके से अराइज नहीं हुआ है। ये सिर्फ आपको ये बताना चाहता है कि इन बॉन्ड्स में हल्के हल्के चार्जेस डेवलप हो चुके हैं, और जब आप इसको ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ेंगे, तो x के ऊपर कंप्लीट एक माइनस जाएगा और इसके ऊपर कंप्लीट एक प्लस जाएगा, और ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पोलर बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड CX बॉन्ड है, इसको कहा जाता है पोलर बॉन्ड, ठीक है ना। अब पोलर बॉन्ड होने से रिएक्टिविटी कैसे ज़्यादा हो जाती है? तो पोलर बॉन्ड्स किसी भी मीडियम में रिएक्शन करने के लिए इजीली ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो जिस वजह से ये लोग आसानी से प्लस और माइनस में ब्रेक कर कर रिएक्शंस को जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, ठीक। तो आपको पहला रीज़न याद रखना है, क्योंकि इनके पास पोलर बॉन्ड होता है, किसके किसके बीच में? C और X के बीच में, जहाँ X की जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ सकता है। मतलब आप यहाँ पर Cl रख सकते हैं, तो CCl के बीच में पोलैरिटी रहेगी, CBr के बीच में पोलैरिटी रहेगी और Ci के बीच में पोलैरिटी रहेगी, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या बताया जाता है? तो दूसरा रीज़न यहाँ पर बताया जाता है दी हैलोजन मॉलिक्यूल या हैलोजन एटम, दी हैलोजन एटम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X से। द हैलोजन एटम इज अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए CH3X ले लें, है ना, ये एल्किल हैलाइड है, X की जगह पर अगर Cl रहा तो एल्किल क्लोराइड, और अच्छा एल्किल ग्रुप में आप CH3 रखें तो मेथिल हो जाएगा। ये मेथिल क्लोराइड हो सकता है, मेथिल ब्रोमाइड हो सकता है, या मेथिल आयोडाइड हो सकता है। अगर इस फॉर्मूले को हम एक्सपांड करें या इसका स्ट्रक्चर एक्सपांड करें, तो देखो C होगा H और H, सिंगल बॉन्ड आपका X। अब आप ध्यान दीजिए, इस कार्बन के पास 1, 2, 3 और 4 सिंगल बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है। हर सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो उसके पास टोटल 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है। 4 + 0 4 आएगा, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन बताया जाता है sp3, ठीक है ना। यानी कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर जो है वो sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होता है। एक बात समझिए, हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू बढ़ने के साथ बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ता है, ठीक। यानी कि sp3, sp2 और sp में अगर आप पूछें कि बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ sp3 में हाईएस्ट होता है, इसमें मीडियम लेंथ होता है बॉन्ड का, और ये स्मॉलेस्ट होता है, ठीक। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है इस कार्बन से इस X तक का जो डिस्टेंस है, ये लेंथ है ना। sp3 में सबसे ज़्यादा होगा, sp2 में थोड़ा छोटा होगा, और sp में सबसे छोटा होगा। अब आप खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए ये एक छोटा सा चौक है और हमारे पास एक ये बड़ा सा चौक है, ठीक। अगर आप इसको इसके बीच से उंगली लगाकर ऐसे तोड़ना चाहें और इसको अगर ऐसे तोड़ना चाहें, है ना, ठीक, तो कौन आसानी से टूटेगा? तो जवाब है जो लेंथ बड़ा होता है उसे तोड़ना क्या होता है? आसान होता है। अगर आपके पास एक बड़ी लकड़ी है तो उसको आप बीच से ब्रेक आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उस पर फोर्स लगाने का मौका ज़्यादा मिलता है। लेकिन जब छोटा होता है लेंथ, तो उसको ब्रेक करना उतना ही क्या होता है? मुश्किल होता है। यानी कि इन तीनों में sp3, sp2 और sp में कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा होगा? तो sp3 का होगा, और अगर बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा तो इसका ब्रेक होना, इसका टूटना बहुत आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये दो रीज़न कैसे जस्टिफाई करते हैं कि आपका एल्किल हैलाइड हाईली रिएक्टिव होगा। तो पहली बात कि ये तो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होता है, तो आसानी से ब्रेक होने के चांसेस हैं, प्लस ये पोलर बॉन्ड क्रिएट करता है, तो पोलैरिटी के वजह से भी इसका यहाँ से निकलना आसान हो जाता है। यानी कि दोनों फैक्टर इस चीज को फेवर कर रहे हैं कि एल्किल हैलाइड का हैलाइड मॉलिक्यूल आसानी से इस कार्बन को छोड़कर बाहर जा सके। अब अगर आसानी से बाहर जा सकेगा तो पक्की बात है उतनी आसानी से आयंस बना सकेगा, और आयन दूसरों पर अटैक कर कर उनके साथ क्या कर सकेंगे? जल्दी से जल्दी रिएक्शन कर सकेंगे। क्योंकि रिएक्शन करने का मतलब ही होता है कि आप जल्दी से ब्रेक कर कर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रीअरेंज होकर एक नया प्रोडक्ट का क्या करें? फॉर्मेशन करें। तो अब यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि एल्किल हैलाइड जल्दी रिएक्शन करना चाहता है, तो जल्दी का मतलब यही है कि X जल्दी से यहाँ से टूटे, बाहर निकले, जल्दी से दूसरे पर अटैक कर कर उसके साथ जुड़कर नया प्रोडक्ट बना ले। तो ये काम यहाँ पर आसान इसलिए होता है क्योंकि ये दो के दोनों सिचुएशंस
हैलाइड को यहाँ से भागने में हेल्प करते हैं। हैलाइड के मॉलिक्यूल का पोलैरिटी की वजह से भी यहाँ पर निकलना आसान होता है, प्लस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने की वजह से लेंथ ज़्यादा होता है, जिस वजह से भी आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो ये दो मेन रीज़न बताए जाते हैं जिसकी वजह से एल्किल हैलाइड हाईली रिएक्टिव माने जाते हैं, यानी कि एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके पीछे का मेन रीज़न आपका क्या है, ये है, ठीक है ना। तो आप ये समझ कर रखिएगा कि एल्किल हैलाइड्स बहुत तेज़ी से रिएक्शन करना पसंद करते हैं और उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, तो ये दो रीज़न मेन आपके बताए जाते हैं, ठीक। इन दोनों को जरा आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो फिर हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। चलिए देखिए, आगे हम देखते हैं कि ये एल्किल हैलाइड्स के मेंबर जो हैं वो किस टाइप के रिएक्शंस देना पसंद करते हैं, ठीक। तो देखिए एल्किल हैलाइड जो हैं उनको मेनली दो टाइप के रिएक्शन ज़्यादा देना पसंद आता है, ठीक। इन एल्किल हैलाइड्स मेनली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज फाउंडेड। दो टाइप के रिएक्शन ज़्यादा मिलते हैं इसमें। कौन से? तो सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शंस। एल्किल हैलाइड एडिशन रिएक्शन कभी नहीं दे पाते हैं क्योंकि इनमें सारे के सारे बॉन्ड सैचुरेटेड होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो एडिशन का यहाँ चांस भी नहीं हो पाएगा। मेनली ये लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन देना पसंद करते हैं। एक चांस और बन सकता था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो पाता, इस पर थोड़ा जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या दिक्कत है यहाँ पर, हमने अभी भी डिस्कस किया है कि आपके एल्किल हैलाइड में हैलोजन का मॉलिक्यूल बहुत आसानी से यहाँ बाहर निकल पाता है, और हैलोजन का मॉलिक्यूल जब यहाँ से ब्रेक होता है तो वो R+ और किस फॉर्म में ब्रेक होता है, X- के फॉर्म में। तो यहाँ से X- इजीली जा रहा है, और X- को डिस्प्लेस करने वाला जो फैक्टर होगा वो भी क्या होगा, X- होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझते हैं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्सन की जगह पर दूसरे पर्सन को हम ले आएँ जो उसी का काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिकेट में फील्डिंग के दौरान देखा होगा, अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है, ठीक, तो उसके जगह पर एक दूसरा क्रिकेटर बुलाया जाता है, ठीक, ताकि वो क्या कर सके, फील्डिंग कर सके। लेकिन क्या उस क्रिकेटर को जिसको चोट लगी है उसके जगह पर आप कोई फुटबॉलर बुलाएंगे क्या फील्डिंग करने के लिए? जवाब है नहीं। आप एक क्रिकेटर को ग्राउंड से बाहर भेज रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट जो आएगा वो भी क्या होगा, एक क्रिकेटर ही होगा जो अच्छी क्रिकेट खेल सकता हो, ठीक। तो यहाँ पर अगर X- को भगाया जा रहा है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, जिन पर प्लस चार्ज होता है उनको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, जिस पर माइनस चार्ज होता है उनको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो ये क्योंकि X- है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अगर न्यूक्लियोफाइल को भगाया जा रहा है तो उस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने भी कौन आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल ही आएगा। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही पॉसिबल है। इलेक्ट्रोफिलिक के कुछ इसमें कंडीशंस उतने फेवरेबल रहते नहीं है ना, ठीक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। और एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि आप किसी एक मॉलिक्यूल में से दो एटम्स को एलिमिनेट कर ले जाएं, लेकिन उसके बदले में कुछ देना। जैसे क्रिकेट के ग्राउंड पर 11 लोग फील्डिंग कर रहे हैं और 2 फील्डर आप उठा ले जाइए, लेकिन उसके बदले में फील्डिंग या फील्डर्स मत दीजिए, प्रोवाइड करिए, तो 9 ही लोग फील्डिंग करें, है ना। ऐसे सिस्टम को आप एलिमिनेशन कहेंगे। लेकिन अगर आप 2 लोग को निकाल रहे हैं, उनके बदले में 2 फील्डर दे रहे हैं, तो 11 खिलाड़ी पहले भी थे, 11 बाद में भी हैं, बस प्लेयर्स बदल गए हैं, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन को आप क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, ठीक। तो अब आप इस सिचुएशन में देखिए कि किस तरीके से आपको इन रिएक्शंस को समझना है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ लेते हैं और उसके बाद फिर एलिमिनेशन रिएक्शन समझेंगे, ठीक। एल्किल हैलाइड में कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं ये समझने से पहले थोड़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम समझ लेते हैं, ये कितने टाइप का होता है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। पहले को कहा जाता है SN1 और दूसरे को कहा जाता है SN2। इसको कहते हैं
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, यानी कि एक मॉलिक्यूल इसमें आपका रेट डिसाइड करता हो। क्या होता है रेट वगैरह समझेंगे अभी, है ना। ठीक, अगला सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, यानी कि इसका रेट दो मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। तो दो टाइप के आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेंगे, SN1 और SN2। दो टाइप्स के रिएक्शन आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ठीक, एक बात थोड़ा हम लोग पहले समझ लेते हैं कि SN1 कब होगा, SN2 कब होगा। इन दोनों को आप थोड़ा याद रखेंगे तो हमें समझने में थोड़ी क्या होगी, आसानी होगी। ठीक, आप एल्किल हैलाइड्स में SN1 मैकेनिज्म को देखेंगे या SN2 मैकेनिज्म को देखेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका एल्किल हैलाइड प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। ठीक, अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, तो सिंपल सी एक बात समझिए। जैसे देखिए, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स। तो देखिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो होते हैं RCH2 सिंगल बॉन्ड X, ठीक है ना। अब इसमें क्या याद रखना है आपको, हैलोजन X की जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़े जिसके एक तरफ सिर्फ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, एक तरफ कार्बन की चेन हो। चलिए, अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते हैं तो उसको ऐसे समझ सकते हैं, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो उसके पास दो हाइड्रोजन हो, तो उसको हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। रिप्रेजेंटेशन में इसको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिखते हैं। ठीक, इसको पढ़ा जाता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स। ठीक, दूसरे आपके होते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स आपके क्या होते हैं, तो वो होते हैं RCH R-। तो इनको कहा जाता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। अब इनकी पहचान क्या है, आपका हैलोजन मॉलिक्यूल, यहाँ अब X अटैच कर देते हैं, आपका हैलोजन मॉलिक्यूल X जो है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके दो तरफ आपका क्या प्रेजेंट हो, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो। या आप ऐसे याद रख सकते हैं, हैलोजन X ऐसे कार्बन से जुड़ी जिसके पास सिर्फ क्या हो, एक हाइड्रोजन हो। और थर्ड फॉर्म आपके एल्किल हैलाइड का होता है टर्शरी एल्किल हैलाइड्स। टर्शरी एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, तो देखो R सिंगल बॉन्ड C R- और R- और इससे अटैच्ड हो X। तो अब की बार हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है बल्कि उसके पास तीनों तरफ कार्बन के चेन एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ऐसे एल्किल हैलाइड को हम कहते हैं टर्शरी एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं, CH3Br। ये क्या है, एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके पास एक ही कार्बन है, तो उसमें चेन की वैसे ही बात नहीं हो सकती है। तो इसके लिए वैसे प्राइमरी वर्ड यूज़ करना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं। देखिए अगला एग्जांपल जैसे समझिए, C2H5Br ऐसे, या Cl ले लीजिए क्योंकि आप ऊपर ब्रोमीन यूज़ कर चुके हैं। तो C2H5Cl थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है, तो आप इसको एक्सपांड कर लिख सकते हैं। देखिए इसमें दो कार्बन है, तो सबसे पहले लिखिए CH3, फिर बीच में लिखा करिए CH2 और फिर लिखा करिए Cl। तो अब देखो Cl ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हैं। तो ये कैसा एल्किल हैलाइड होगा, एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है ना। अगला, अगर आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल में लिख रहा हूँ, देखिए CH3 CHI और आपका CH3। देखिए आयोडीन एक हैलाइड है और वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके दो तरफ एल्किल ग्रुप कार्बन की चेन है और एक ही सिर्फ उसके पास हाइड्रोजन है। ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और तीसरा एक एग्जांपल हम समझ लें, CH3C, यहाँ मान लीजिए Cl लगा दें, इधर भी CH3, इधर भी आपका क्या CH3। तो देखो Cl ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके 3 तरफ आपके एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इसको कहा जाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। तो अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड पहचानते हैं तो आप जरूर तय कर पाएंगे कि ये किस रिएक्शन को फॉलो करेंगे।
ये SN1 को फॉलो करेंगे या SN2 को फॉलो करेंगे। तो ये थोड़ा आप नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम लोग ये तय कर लें कि कौन आपका SN1 रिएक्शन देना पसंद करता है और कौन SN2, ठीक है ना। चलिए हम अगली चीज़ यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है, टर्शरी एल्किल हैलाइड्स फेवर SN1 मैकेनिज्म और SN1 रिएक्शन। और आपको अगली चीज़ याद रखनी है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स फेवर SN2 रिएक्शन, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस देते हैं। एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स फेवर बोथ डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, बोथ डिपेंडिंग अपॉन, तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड आपको क्या देंगे, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्किल हैलाइड्स इज, सबसे पहले समझ लीजिए कि SN1 के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपके टर्शरी एल्किल हैलाइड्स होते हैं, उसके बाद आपके सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स होते हैं, और सबसे कम रिएक्टिव होते हैं आपके SN1 के लिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, ठीक। अगला बात आपको ध्यान रखना है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्किल, इसमें थोड़ा एक करेक्शन कर लीजिए, ये हैलाइड नहीं होगा, सिर्फ एल्किल होगा, एल्किल ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप इज, ठीक। चलिए यहाँ पर हम लोग एल्किल ग्रुप लिख लेते हैं, एल्किल ग्रुप इज। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्किल ग्रुप इज, एल्किल ग्रुप के हिसाब से तो देखिए SN2 रिएक्शंस देना पसंद करते हैं आपके प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन देते हैं, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। सेकेंडरी मॉडरेट वन होते हैं, सेकेंडरी SN2 भी ठीक ठाक दे देते हैं एल्किल हैलाइड्स, और सबसे कम रिएक्टिविटी SN2 के लिए टर्शरी एल्किल हैलाइड्स की होती है, यानी कि टर्शरी एल्किल हैलाइड SN1 देना ज़्यादा पसंद करते हैं और SN2 मैकेनिज्म इनको ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, और इसके पीछे के रीजंस क्या हैं हम इसको आगे चलकर मैकेनिज्म में थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम SN1 मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि SN1 मैकेनिज्म किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक, या किस तरीके से इसका सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि एल्किल हैलाइड में SN1 मैकेनिज्म को आप कैसे अप्लाई किया करेंगे, यानी कि अगर टर्शरी एल्किल हैलाइड है तब कैसे होगा और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है तब कैसे होगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग SN1 मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए तो SN1 मैकेनिज्म का हम जरा देख लेते हैं कैसे करना रहेगा। चलिए तो देखिए हम लोग सबसे पहले SN1 रिएक्शन देख लेते हैं एल्किल हैलाइड में, ठीक। पहला टाइप हमें देखना है SN1 रिएक्शंस इन एल्किल हैलाइड्स। चलिए सबसे पहले SN1 रिएक्शन क्या होता है समझ लेते हैं। द टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक substitution, the type of nucleophilic substitution in which rate of reaction only depend upon concentration of substrate only are known as
SN1 रिएक्शंस। देखिए एक एग्जांपल हम समझते हैं। किसी भी रिएक्शन में अगर आप बात करें तो एग्जांपल के लिए अगर हम एक रिएक्शन माने तो रिएक्शन में कोई भी एक सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट का मतलब ये होता है जिस पर आप अटैक कराने वाले हैं। तो एक सबस्ट्रेट है प्लस उस पर कोई ना कोई अटैकिंग रिएजेंट, और यहाँ पर हम अटैकिंग रिएजेंट किसको ले रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल को। अटैक करेगा और क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। तो आपका इस रिएक्शन का अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को लॉ ऑफ एक्टिव मास के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रेट इक्वल के, अगर आपने केमिकल काइनेमेटिक्स अभी नहीं पढ़ा है तो उसके लेक्चर्स आएंगे, आप उसमें इसको देखिएगा कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन के लिए लिखा जाता है। आप सिंपली उस रिएक्शन का रेट जो है उसके रिएजेंट्स जो या जो रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी कि जो आपस में रिएक्ट कर प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपके कितने लोग प्रेजेंट हैं जो आपस में रिएक्शन कर प्रोडक्ट बना रहे हैं? तो एक सबस्ट्रेट है और एक अटैकिंग रिएजेंट है, लेकिन रेट अटैकिंग रिएजेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट पर। यानी कि रिएक्शन में थे दो मॉलिक्यूल्स, पहला मॉलिक्यूल ये था, दूसरा मॉलिक्यूल ये था, लेकिन आपका रेट सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, दोनों पर नहीं करता है। तो एक ऐसा न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसका रेट सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता हो, उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है SN1 से। होते दो हैं लेकिन डिपेंड सिर्फ कितने पर करता है? एक पर, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? दिस इज एन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। SN1 रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग आपको समझ कर रखना है। इसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पर या एक ही सबस्ट्रेट पर सिर्फ डिपेंड करता है। अटैकिंग रिएजेंट के कंसंट्रेशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके रेट को अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को घटाने और बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आपको अटैकिंग रिएजेंट पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये सिचुएशन याद रखना है कि SN1 रिएक्शंस क्या होते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग एल्किल हैलाइड में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जहाँ पर हम लोग को समझना है कि इसका कैसे यूज़ करेंगे आप, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो अगला हम लोग देख लिया जाए SN1 रिएक्शन का एक एग्जाम्पल कर देखते हैं हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी एल्किल हैलाइड्स। टर्शरी एल्किल हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस एक बेस्ट एग्जाम्पल है। किसका? आपके SN1 रिएक्शन का। तो जैसे आप कोई भी एक टर्शरी एल्किल हैलाइड ले लीजिए। टर्शरी एल्किल हैलाइड अभी आपको बता चुके हैं। R, उससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं और एक जुड़ा रहता है हैलोजन मॉलिक्यूल। इसका आप हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर ले लें KOH। KOH जो होगा वो एक्वस मीडियम में लिया जाएगा, यानी कि आप वाटर ले सकते हैं। आप चाहें तो इसके आगे AQ लिख सकते हैं। AQ का रिप्रेजेंटेशन भी यही बताता है कि KOH को वाटर के साथ मिक्स किया गया है। आप इस मीडियम में अगर इसको लेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस करता है। देखिए आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर माइनस चार्ज किसके ऊपर आता है? हैलोजन के ऊपर, और कार्बन पर क्या रहता है? प्लस। यहाँ पर K के ऊपर प्लस होगा और OH के ऊपर क्या होगा? माइनस। क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल आपस में डिस्प्लेस होंगे। ये X OH के जगह पर चला जाएगा और OH कहाँ चला आएगा? X की जगह पर, और आपको प्रोडक्ट क्या बन जाए मिल जाएगा? RCR। और देखिए यहाँ OH आ चुका होगा
प्लस आपका KX क्या हो जाएगा बाहर। तो इस तरीके से आपका ये रिएक्शन टर्शरी एल्किल हैलाइड के लिए बनेगा और आपको टर्शरी एल्किल हैलाइड से क्या मिल जाएगा, टर्शरी एल्किल हैलाइड से आपको मिल जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। चलिए इसका मैकेनिज्म हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ अटैकिंग, या सीधा सीधा अटैकिंग रिएजेंट हम जानते हैं यहाँ क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो उसी को लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए एक्वस मीडियम में जब आप KOH को डालते हैं तो KOH एक्वस मीडियम में होने की वजह से ब्रेक कर जाता है K प्लस OH माइनस में, और ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल NU माइनस। देखो न्यूक्लियोफाइल को NU माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, हमें यही चाहिए था न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपका ये बन जाएगा। ठीक, न्यूक्लियोफाइल हमें चाहिए था, हमें न्यूक्लियोफाइल मिल चुका है। अगला स्टेप इस रिएक्शन का होता है स्टेप सेकंड, और वो होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन टर्शरी एल्किल हैलाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और यहाँ पर कार्बोकैटायन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, जो कि इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो सबसे पहले आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, वो अटैक करता है टर्शरी एल्किल हैलाइड पर। तो टर्शरी एल्किल हैलाइड क्या होता है, R R R, और यहाँ पर आपका X होता है। ये OH माइनस, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि टर्शरी एल्किल हैलाइड में हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव का सेंटर है और यहाँ पर आपका ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव सेंटर वाले कार्बन पर अपना क्या करता है, अटैक करता है। जब ये इस पर अटैक करता है तो इस बॉन्ड का पेयर, देखिए यहाँ पर आपका ये बॉन्ड पेयर है और इस पर नेगेटिव चार्ज इसीलिए आया था क्योंकि ये बॉन्ड पेयर हैलोजन की तरफ शिफ्ट होता था। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शिफ्टिंग कैसे होता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, तो ये आपका उठकर चला जाएगा कहाँ पर, बॉन्ड उठकर चला जाएगा हैलोजन के पास। जब ये चेंज होगा तो देखिए क्या होगा, आपका बन जाएगा R और R हम लोग नहीं लिए, हम लोग सबको R ही मानकर चले हैं। और यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर X पर शिफ्ट हुआ है, तो जो बॉन्ड पेयर देता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आपका Cl यहाँ से माइनस के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ठीक, अब ये जो बना है इसे कहा जाता है टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया। ये आपका न्यूक्लियोफाइल था NU माइनस, इसने अटैक किया है किस पर, टर्शरी एल्किल हैलाइड पर, और ये इसका कहलाता है टर्शरी कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए आपके एल्किल हैलाइड्स में SN1 रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, तो आप बताइएगा टर्शरी कार्बोकैटायंस इसके रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। चलिए अगला स्टेप हम लोग देखते हैं। जब आपका कार्बोकैटायन बन जाएगा तो देखो कार्बोकैटायन अगर एक बार बने तो उसके बाद आपको इस OH माइनस को क्या कर देना है, यहाँ पर ऐड कर देना है कार्बोकैटायन पर। ठीक, तो अगला स्टेप आपका स्टेप थर्ड होगा। अच्छा, ये जो आपका होता है ये फिनोमिना बड़ा स्लो होता है, ये वाला स्लो प्रोसेस है ये, और इसी को रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहा जाता है, यानी कि रेट इसी स्टेप पर डिपेंड करता है। और क्योंकि इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ देखिए कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए आपका रेट सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर। ये तो अभी सिर्फ अटैक किया है, लेकिन अब अटैक करने के बाद जो चेंजेस हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर हो रहे हैं, एल्किल हैलाइड यानी कि टर्शरी एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर। तो रेट सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा और इसीलिए ये सिर्फ यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन के तौर पर देखा जाता है
और इसको SN1 रिएक्शन कहते हैं हम लोग। तो अब ये जो आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, इसी पर आपका सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। इसके बाद आपका थर्ड स्टेप आएगा, स्टेप थर्ड जो आपका रहेगा वो रहेगा अटैचमेंट ऑफ OH माइनस, या न्यूक्लियोफाइल लिख सकते थे आप, न्यूक्लियोफाइल लिख ली ज़्यादा सही, क्योंकि और भी कई रिएक्शन हम लोग ले सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन पर आपको क्या ऐड कर देना है, हमारा कार्बोकेटायन क्या है, RCR और यहाँ पर प्लस आपको OH माइनस यहाँ सिंपली ऐड करा देना है, जो कि न्यूक्लियोफाइल था। जब आप OH माइनस यहाँ ऐड कराएंगे कार्बोकेटायन के ऊपर, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा, प्रोडक्ट होगा, वो आपको एट लास्ट मिल जाएगा RCR और यहाँ पर बन जाएगा OH। ठीक, ये आपका बना है क्या, टर्शरी एल्कोहल। और ये स्टेप फास्ट होता है और इस पर आपका रेट डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं हो सकता है। जो स्लो रिएक्शंस होते हैं उन्हीं पर आपका रेट डिसाइड होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, स्लो चल रहा है तो उस पर रेट डिपेंड करेगा और फास्ट चल रहा है तो नहीं करेगा। मतलब ये है कि देखिए इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कार्बोकेटायन का बनना, क्योंकि एक बार प्लस आ गया तो माइनस तो वहाँ जल्दी से अटैच हो ही जाएगा। यानी कि मुद्दा ये है कि क्या आप कार्बोकेटायन बना पाए कि नहीं बना पाए, तो इसीलिए इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या माना जाता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। ठीक, अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए OH माइनस का इसके ऊपर अटैक हुआ है, और OH माइनस का अटैक होगा तो आपका टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। ये था क्या, ये था टर्शरी कार्बोकेटायंस। तो इस तरीके से SN1 के रिएक्शन का मैकेनिज्म चलता है। टर्शरी एल्किल हैलाइड्स अगर हुए तो टर्शरी एल्किल हैलाइड में आपको अगर कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने का मौका मिलेगा तो आप मैकेनिज्म को इस स्टेप्स में दिखाया करिएगा। जैसे यहाँ OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इसकी जगह पर CN माइनस भी हो सकता है। अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर लिए जा सकते हैं, NH2 माइनस आप ले सकते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उनमें से किसी का भी यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे। हम जैसे ही SN1 और SN2 मैकेनिज्म ख़त्म करेंगे, हम तुरंत इस चैप्टर से जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनको फटाफट देख लिया करेंगे, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इस चैप्टर में कैसे यूज़ करना है। ठीक, तो ये आपके SN1 रिएक्शन का क्या है, मैकेनिज्म है, और वो किस तरीके से वर्क करता है ये आपको समझ कर रखना है। ठीक, हमने एक एग्जाम्पल के फॉर्मेशन पर हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी एल्किल हैलाइड लिया था। आप इसके जगह पर और बहुत सारे रिएक्शंस ले सकते हैं और इस चैप्टर में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो SN1 रिएक्शन के लिए इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग जल्दी से SN2 रिएक्शन का भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक, चलिए, तो ये देखने के बाद हम लोग अगली चीज़ पर बढ़ते हैं, यानी कि SN2 रिएक्शंस। तो चलिए इस चीज़ को, तो हमें एल्किल हैलाइड्स में SN2 रिएक्शन देख लेना है। तो SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले वो लिख लिया जाए। टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction in which rate of reaction depend upon both substrate and attacking reagent. Attacking reagent is known as SN या SN2 reactions। तो देखिए SN2 रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें अगर आप कोई एक रिएक्शन लें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिएक्शन है जिसमें आपका सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट किसी अटैकिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, और यहाँ अटैकिंग रिएजेंट हम कौन सा लेने वाले हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो आपको प्रोडक्ट मिले, और जब आप इस रिएक्शन का रेट लिखें तो वो रेट जो हो वो अब की बार सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करे और अटैकिंग रिएजेंट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करे, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक
फाइल के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करें। तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है SN2 रिएक्शन। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन दैट इज ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं SN2, क्योंकि इसका रेट दो मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं और रिप्रेजेंट SN2 से करते हैं। तो इस तरीके से ये SN2 का फॉर्म हो गया। मतलब SN1 की रिएक्टिविटी या उसका रेट सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर, जबकि SN2 में आपकी रिएक्टिविटी दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी कि अटैकिंग रिएजेंट का कंसंट्रेशन क्या है प्लस आपके सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे? SN2 रिएक्शन कहेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग अगली चीज़ की तरफ बढ़ लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल जो हम इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। एक बात और समझ लीजिए, एल्किल हैलाइड के चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा SN2 मैकेनिज्म ही यूज़ होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स के ही रिएक्शंस पढ़ते हैं इस चैप्टर में। और आपको मैंने जस्ट अभी पीछे बताया है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स SN2 मैकेनिज्म को हमेशा फेवर करते हैं, यानी कि उन्हें SN2 मैकेनिज्म करना ज़्यादा पसंद होता है। ठीक, चलिए हम आगे वाली चीज़ देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका हो सकता है तो हाइड्रोलिसिस ऑफ प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स। प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स का जो हाइड्रोलिसिस होगा वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक, कैसे ज़रा देखिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई प्राइमरी एल्किल हैलाइड है RCH2X प्लस इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे? KOH से H2O की प्रेजेंस में। तो देखिए इसमें आपका K प्लस है और ये माइनस है। इसमें कार्बन के ऊपर आपका प्लस आएगा और X के ऊपर क्या आएगा? माइनस, क्योंकि हैलाइड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन कार्बन। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होंगे। X चला जाएगा OH की जगह पर, उसको सब्स्टिट्यूट कौन करेगा? OH माइनस। अदला बदली हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि जो जाए उसके बदले में कोई एक आदमी आ जाए। तो बनेगा क्या? बन जाएगा RCH2, यहाँ अब लग जाएगा OH प्लस KX क्या हो जाएगा? बाहर। ये इसकी जगह पर चला आएगा, ये चला गया। न्यूक्लियोफाइल्स ने एक दूसरे की जगह को सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अब इसका मैकेनिज्म समझा जाए प्राइमरी अल्कोहल में कैसे ये चलता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? स्टेप फर्स्ट लिखना है। और स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे? तो स्टेप फर्स्ट में यहाँ पर भी वही चीज़ होता है, फॉर्मेशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, यानी कि क्या? न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले इसमें भी न्यूक्लियोफाइल ही बनता है। न्यूक्लियोफाइल बनता है कैसे? तो आपका KOH जैसे ही एक्वस मीडियम में जाता है, वाटर में आप उसको डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर में वो टूट जाएगा किसमें? K प्लस प्लस OH माइनस में। और यही OH माइनस क्या है आपका? ये है आपका न्यूक्लियोफाइल जो हम बनाना चाहते थे। स्टेप सेकंड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन प्राइमरी एल्किल हैलाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। चलिए थोड़ा एल्किल हैलाइड को हम लोग, प्राइमरी एल्किल हैलाइड को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। CH और आपका R और एक इसके साथ लगा रहता है X। इसके ऊपर आपके न्यूक्लियोफाइल का यानी कि OH माइनस का सीधा अटैक होता है। ये बैक अटैक करता है, चाहे SN1 मैकेनिज्म हो चाहे SN2 हो। एल्किल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफाइल का हमेशा बैक अटैक होता है, क्योंकि फ्रंट में खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पर्सन बैठा हुआ है, तो वो इधर से माइनस वाले की तरफ से अटैक करने नहीं जाता है, बैक अटैक करता है। बस यहाँ ये है कि ये सीधा ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अटैक के बाद कार्बोकैटायन नहीं बनता है, यहाँ पर सीधा OH माइनस इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए अपने लोन पेयर्स को इसको डोनेट करने की कोशिश करता है, यानी कि ये लोन पेयर इस कार्बन के पॉजिटिव सेंटर की ओर मूव करते हैं,
क्योंकि कार्बन पर प्लस होता है और पार्शियल नेगेटिव होता है हैलोजन पर। तो जब ये इसकी तरफ मूव करेगा, यानी कि ये जो नेगेटिव, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, माइनस किसकी तरफ भागेंगे, इस प्लस के सेंटर की तरफ, तो इसका अटैक होगा, ट्रांजिशन स्टेट आपका बनेगा, ये इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। और जब ये इसकी तरफ भागेगा तो ये बॉन्ड उठकर यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये एक माइनस आ रहा है तो एक माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा माइनस को लेकर, ठीक। और इस ट्रांजिशन स्टेट में या अटैक में, अभी हम डॉटेड लाइन की बजाय सिर्फ अटैक दिखा रहे हैं ताकि वहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनता हुआ दिखा दें। ये अटैक होगा, इस अटैक की वजह से यहाँ पर आपका ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट जब भी जो मैंने अभी बनाकर दिखाया था सेम वैसे ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर आपका R होगा, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ X होगा और यहाँ पर आपका OH माइनस होगा जो कि ट्रांजिशन स्टेट में है और ये आपका इस तरफ शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा होगा, ठीक। तो ये सेकंड स्टेप में हो जाएगा। यहाँ सीधा ट्रांजिशन स्टेट बनता है, आपको कहीं पर भी यहाँ क्या बनाने की ज़रूरत नहीं है, कार्बोकेटाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेप पूरा होते ही आप थर्ड स्टेप पर आ जाएंगे। स्टेप थर्ड क्या होने वाला है, तो लीविंग ऑफ ओल्ड न्यूक्लियोफाइल। आपका ओल्ड जो पहले से न्यूक्लियोफाइल था वो यहाँ उस ट्रांजिशन स्टेट से लीव कर जाएगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट वाला कंपाउंड आप बना लीजिए, वो क्या है, RCCH और ये आपका X वाला स्टेज है और यहाँ OH माइनस अभी ट्रांजिशन स्टेट में, और ये उठकर यहाँ जाना चाह रहा है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट वाला बंदा बॉन्ड यहाँ बनाना चाह रहा है तो इसको भगाना चाहेगा और यहाँ पर बन जाएगा आपका CRHH और OH जब जुड़ेगा तो इनको आप थोड़ा इन्वर्ट कर दिखा दिए करिएगा, ठीक। इन्वर्जन का क्या कंसेप्ट होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि ये RCH को आप इस तरीके से दूसरी तरफ फोल्ड कर दिखा दीजिएगा। प्लस यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा, X माइनस, यानी कि हेलोजन का जो भी एटम रहेगा वो बाहर हो जाएगा और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। आप इस प्राइमरी एल्कोहल को चाहें तो सिंपल लीनियर फॉर्म में दिखा सकते हैं। R है, एल्किल ग्रुप है, कार्बन है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है और उससे सिंपली क्या जुड़ा हुआ है, OH। इस तरीके से आपका फाइनल प्रोडक्ट आपके पास होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए आपका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, यहाँ पर आप चाहे इस स्टेज को ले लें चाहे उस स्टेज को ले लें। यहाँ पर देखिए अटैक होने के बाद ये ट्रांजिशन स्टेज बना है और ट्रांजिशन में भी आपका OH माइनस यहाँ शामिल रहता है। एल्किल हैलाइड के साथ यहाँ OH माइनस भी इम्पॉर्टेंट लिंक के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ का रेट इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा और इन दोनों फैक्टर्स पर जब डिपेंड करेगा तो ये आपको SN2 मैकेनिज्म की ओर ले जाएगा, जहाँ पर आपका रिएक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स पर सीधा सीधा डिपेंड करता है, ठीक। तो ये आपके SN2 रिएक्शन का क्या है, मैकेनिज्म है। इस तरीके से आप 2 तरह के मैकेनिज्म एल्किल हैलाइड्स में देखते हैं, एक SN1 देखते हैं और एक SN2 देखते हैं। तो इन दोनों मैकेनिज्म्स को आप क्या करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब एल्किल हैलाइड के जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो अगले लेक्चर में आपको पूरा कवर अप करा देंगे और उसके बाद फिर इसमें बचते हैं एलिमिनेशन के रिएक्शंस, है ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस को भी हम लोग प्रैक्टिस कर डालेंगे। अगले 2 लेक्चर में ये चैप्टर आपको फिनिश मिलेगा और फिर हम लोग एरिल हैलाइड के बारे में सोचेंगे, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, बाकी का अगले लेक्चर में।